एनिमल ब्रीडिंग यानी पशु प्रजनन के विज्ञान को खंगालने वाले हैं। हमारे पास कृषि और पशु चिकित्सा से जुड़े कुछ बेहद विस्तृत नोट्स हैं। जिन्हें देखकर लगता है कि ये सिर्फ खेतीबाड़ी का विज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये नोट्स पढ़ते हुए बार बार वीडियो गेम्स की याद आ रही थी। मतलब जैसे गेम्स में हम अपना एक कस्टमाइज्ड कैरेक्टर बनाते हैं ना, कि उसकी ताकत इतनी होगी, स्पीड इतनी होगी और वो बीमारियों से ऐसे लड़ेगा। हम चुन चुन कर खूबियां डालते हैं। असल जिंदगी में इंसान ठीक यही कर रहा है, बस स्क्रीन की जगह वो असली जानवरों के जेनेटिक्स के साथ खेल रहा है। सही कहा आपने। मतलब जानवरों का आपस में संभोग करके संतान पैदा करना तो एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब इंसान इसमें अपनी आर्थिक जरूरतों के हिसाब से दखल देता है तो ये एक बहुत ही सधा हुआ विज्ञान बन जाता है। हाँ, और नोट्स में एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, J.L. लश, जिन्हें आधुनिक पशु प्रजनन का पिता भी कहा गया है। बिल्कुल, J.L. लश। देखिए, उन्होंने ही सबसे पहले ये साबित किया था कि हम जेनेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का इस्तेमाल करके जानवरों की आने वाली पीढ़ियों को बाकायदा एक तय सांचे में ढाल सकते हैं। मतलब हमें प्रकृति के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। हाँ, हम खुद प्रकृति के कैनवस पर अपनी मर्जी की पेंटिंग बना सकते हैं। तो अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक जेनेटिक्स के नजरिए से देखें तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब अगर मेरे पास कोई एक बहुत ही शानदार गाय है जो औसत से 4 गुना ज्यादा दूध देती है, तो मेरी पहली कोशिश तो यही होगी ना कि ये खूबी कहीं खो ना जाए। एग्जैक्टली। आप चाहेंगे कि वो खूबी उसकी हर पीढ़ी में लॉक हो जाए, और यहीं से इन ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इन ब्रीडिंग मतलब एक ही परिवार के अंदर ब्रीडिंग कराना। हाँ, इसकी तकनीकी परिभाषा ये है कि उन जानवरों के बीच संभोग कराया जाए जिनके पिछले 4 से 6 पीढ़ियों के वंशावली पेड़ में यानी पेडिग्री में कम से कम एक पूर्वज कॉमन रहा हो। अच्छा, 4 से 6 पीढ़ी तक? बिल्कुल। और इसका सबसे एक्सट्रीम रूप होता है क्लोज इनब्रीडिंग, मतलब रिश्ते एकदम सीधे और करीबी होते हैं। हाँ, जैसे माता पिता और संतान के बीच। हाँ, जैसे साया डॉटर या सन डैम या फिर सगे भाई बहनों के बीच। इसका मेन टारगेट होता है होमोजेनिटी हासिल करना। मतलब जब एक जैसे जीन्स वाले 2 जानवर मिलते हैं तो उनकी संतान में उन जीन्स के फिक्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका एक उल्टा असर भी तो होता होगा। मेरा मतलब है, मैंने इतिहास में यूरोप के शाही परिवारों के बारे में पढ़ा है। सत्ता और खून को शुद्ध रखने के चक्कर में उन्होंने भी करीबी रिश्तेदारों में शादियां की, और उसका नतीजा हीमोफीलिया जैसी भयानक आनुवंशिक बीमारियां पूरी वंशावली में फैल गई। सही पकड़ा आपने। जानवरों में भी क्लोज इनब्रीडिंग का यही सबसे बड़ा और खतरनाक डिसएडवांटेज है। तो मतलब जो छुपे हुए बीमार जीन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं? बिल्कुल। वंशावली में जो छुपे हुए अप्रभावी जीन्स, जिन्हें हम अनडिजायरेबल रिसेसिव जीन्स कहते हैं, जब वो एक साथ जुड़ते हैं तो संतान में गंभीर कमियां दिखने लगती हैं। अरे बाप रे! जानवर जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, उनका आकार और ताकत सिकुड़ने लगती है, और सबसे बड़ी बात, उनकी प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब एक ही जेनेटिक पूल में अगर आप बार बार नहाएंगे तो वो तालाब एक ठहरा हुआ दलदल बन जाएगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो फिर ब्रीडर्स इस दलदल से बचते कैसे? अगर उन्हें नस्ल की शुद्धता भी चाहिए और ये डिप्रेशन भी नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं? देखिए, इसका एक बीच का रास्ता है जिसे लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें भी रिश्तेदारों के बीच ही क्रॉस कराया जाता है, लेकिन वो रिश्ते क्लोज इन ब्रीडिंग जितने सीधे नहीं होते। मतलब सगे भाई बहन की जगह चचेरे भाई बहन या हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर को चुना जाता है। ओके, मतलब थोड़ा दूर का रिश्ता। हाँ, इससे किसी खास पूर्वज की जो प्योर लाइन होती है वो बची रहती है और खतरे का लेवल भी थोड़ा गिर जाता है। लेकिन अगर फिर भी डिप्रेशन के लक्षण हावी होने लगे तो उनके पास एक इमरजेंसी ऑप्शन होता है, टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग ये क्या है? इसमें उसी इनब्रिड लाइन का एक एकदम शुद्ध नर लिया जाता है और उसका क्रॉस आधार आबादी की किसी ऐसी मादा से कराया जाता है जो उस परिवार का हिस्सा नहीं है। मतलब बाहर से थोड़ी सी नई वैरायटी लाना। लेकिन चाहे आप लाइन ब्रीडिंग करें या टॉप क्रॉसिंग, मूल समस्या तो वहीं की वहीं है ना। एक बंद कमरे में आप कितनी बार हवा घुमाएंगे, घुटन तो होगी ही। बिल्कुल होगी। तो इस
जेनेटिक घुटन से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए तो खिड़की खोलकर एकदम ताजी हवा अंदर लानी पड़ेगी। और शायद इसीलिए हमारे नोट्स में अगला बड़ा टॉपिक आउटब्रीडिंग है। हाँ, आउटब्रीडिंग का तो बेसिक सिद्धांत ही है हेटेरोजाइगोसिटी को बढ़ाना, मतलब जीन्स में विविधता लाना। तो इसमें कितनी पीढ़ियों का गैप चाहिए होता है? इसमें ऐसे जानवरों को मिलाया जाता है जिनका पिछली 4 से 6 पीढ़ियों तक आपस में कोई पारिवारिक रिश्ता न रहा हो। और इसका सबसे पॉपुलर तरीका है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग, तो ये होता कैसे है जमीनी स्तर पर? आहा, होता ये एक ही नस्ल के अंदर है, लेकिन जानवर बिल्कुल अलग अलग परिवार के होते हैं और इसका असर चमत्कारी होता है। चमत्कारी मतलब कोई उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए किसी डेयरी फार्म पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से गायों का दूध बहुत कम हो गया है। अब ब्रीडर उसी नस्ल का एक ऐसा नर लाता है जिसका उस फार्म की गायों से पीढ़ियों तक कोई वास्ता नहीं रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक आउट क्रॉस पीढ़ी से वो सारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो सकता है। अरे वाह, सिर्फ एक पीढ़ी में? मतलब वो खोई हुई ताकत एक झटके में वापस आ जाती है ना? और एक तरीका लाइन क्रॉसिंग भी होता है, जहां 2 अलग अलग इनब्रेड लाइंस को क्रॉस करते हैं। इसका मेन गोल होता है हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस का फायदा उठाना। हाइब्रिड विगर मतलब बच्चा अपने दोनों माता पिता से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। हाँ, एकदम सही। अच्छा, ये तो हुई एक ही नस्ल को सुधारने की बात। लेकिन मैंने नोट्स में एक बहुत दिलचस्प चीज पढ़ी। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत ही कमजोर आम सी नस्ल की मादा है और मैं चाहता हूं कि उसकी आने वाली पीढ़ियां पूरी तरह से एक हाई क्लास नस्ल में बदल जाएं। हाँ। तो इसके लिए ग्रेडिंग अप नाम की एक तकनीक दी गई है। हाँ, ग्रेडिंग अप तो पूरी काया पलट करने जैसी प्रक्रिया है। इसमें स्थापित शुद्ध नस्ल के नर का क्रॉस किसी स्थानीय बिना किसी विशेष पहचान वाली मादा, जिसे नॉन डिस्क्रिप्ट कहते हैं, उसके साथ लगातार कई पीढ़ियों तक कराया जाता है। मतलब एक तरह से हम पुरानी नस्ल को धोकर निकाल रहे हैं। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? बिल्कुल है। आंध्र प्रदेश की गोदावरी भैंस। देखिए, तटीय आंध्र प्रदेश की स्थानीय भैंसों का दूध उत्पादन बहुत कम था। तो उन्होंने क्या किया, उच्च नस्ल के मुर्रा भैंसे के साथ उसका क्रॉस कराना शुरू किया। अच्छा, तो पहली पीढ़ी में तो 50% जीन्स मुर्रा के आए होंगे। हाँ, और बाकी 50% स्थानीय भैंस के। फिर उस F1 मादा का क्रॉस दोबारा एक नए शुद्ध मुर्रा नर से कराया गया। तो दूसरी पीढ़ी में 75% मुर्रा जीन्स हो गए। फिर अगली में 87%। ऐसे करते करते कितनी पीढ़ियां लग जाती हैं इसे शुद्ध बनाने में? नोट्स के हिसाब से लगातार 7 पीढ़ियों के बाद जो संतान पैदा होती है वो जेनेटिक रूप से लगभग एक प्योर ब्रीड या शुद्ध मुर्रा बन जाती है। बाप रे, 7 पीढ़ियां! अगर हम इसका गणित लगाएं तो नोट्स में भैंस का औसत गर्भधारण समय यानी जेस्टेशन पीरियड 316 दिन बताया गया है। हाँ, लगभग 10 महीने। तो मतलब एक भैंस पैदा होगी, वो बड़ी होगी, फिर वो प्रजनन के लायक बनेगी, फिर 316 दिन का गर्भकाल, और ये साइकिल 7 बार घूमेगी। इसका मतलब एक ब्रीडर को अपनी एक साधारण भैंस को अपग्रेड करने में अपनी जिंदगी के कम से कम 20-30 साल देने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये कोई झटपट बनने वाले इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। इसमें पीढ़ियों का धैर्य चाहिए। और इसीलिए ये जो आंकड़े हैं ना, भैंस के 316 दिन या भेड़ के 147 दिन, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये एक ब्रीडर के पूरे जीवन का कैलेंडर सेट करते हैं। हाँ, और भेड़ों की बात चली है तो नोट्स में एक टर्म था, टपिंग। हाँ, भेड़ में संभोग की शुरुआत करने की प्रक्रिया को ही टपिंग कहते हैं। ये सब मौसम के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्टली प्लान किया जाता है। अमेजिंग। अच्छा, अब तक तो हम एक ही नस्ल के आसपास घूम रहे थे, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अगर मुझे 2 बिल्कुल अलग दुनिया की खूबियों को मिलाना हो तो क्या होगा? मतलब आप अलग अलग नस्लों को मिलाने की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए एक विदेशी गाय है जो 40 लीटर दूध देती है, लेकिन वो भारत की भयंकर गर्मी में बीमार पड़ जाती है। और दूसरी तरफ हमारी देसी गाय है, दूध भले ही 10 लीटर देती है, लेकिन गर्मी, कीड़े मकोड़े सबको आराम से झेल लेती है। यहीं पर एंट्री होती है क्रॉस ब्रीडिंग की। ये समझ लीजिए कि पशु प्रजनन का सबसे रोमांचक स्तर है। तो इसमें करते क्या हैं? इसमें एक नस्ल के सबसे बेहतरीन नर का क्रॉस दूसरी नस्ल की बेहतरीन मादा से कराते हैं। इसका सबसे बेसिक टाइप है सिंगल क्रॉस। सिंगल क्रॉस मतलब नस्ल ए और नस्ल बी को मिलाया और F1 संतान बन गई। हाँ, जो सीधा प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है।
लेकिन बात यही नहीं रुकती। हमारे कृषि संस्थानों ने तो इसे अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। उन्होंने 3-वे क्रॉस तक किए हैं। 3-वे क्रॉस मतलब 3 अलग-अलग नस्लें एक ही जानवर में। ये तो सुनने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है फूले त्रिवेणी गाय, जिसे महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ ने बनाया है। फूले त्रिवेणी नाम से 3 नदियों के संगम वाली फीलिंग आ रही है। इसमें कौन सी 3 नस्लें हैं? इसमें होल्स्टीन फ्रीजियन यानी HF, जर्सी और हमारी भारतीय गिर गाय का संगम है। अरे वाह, तो इसे बनाया कैसे गया होगा? पहले HF जो बहुत ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है, और जर्सी जिसके दूध में फैट बहुत अच्छा होता है। इन दोनों का क्रॉस कराया गया। फिर जो F1 मादा पैदा हुई उसमें गिर गाय के जीन्स डाले गए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि गिर गाय अपनी गर्मी बर्दाश्त करने की ताकत के लिए मशहूर है। तो नतीजा ये हुआ कि फूले त्रिवेणी दूध भी ज्यादा देती है, क्वालिटी भी बेहतरीन है और भारत के मौसम में बीमार भी कम पड़ती है। ये तो एकदम परफेक्ट पैकेज बना दिया। और मैंने देखा नोट्स में ICAR NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी जिक्र है। उन्होंने भी ऐसे प्रयोग किए ना? हाँ, उन्होंने करन स्विस बनाई है, जो हमारी देसी साहिवाल और विदेशी ब्राउन स्विस का क्रॉस है। और एक करन फ्राइज भी है जिसमें थार पारकर और HF को मिलाया गया है। अच्छा, और सिर्फ दूध ही नहीं, मुर्गियों में भी ऐसा हुआ है। ICAR ने वन राजा और ग्राम प्रिया जैसी मुर्गियों की नस्लें विकसित की हैं, जो गांव के माहौल में अच्छे से रह सकती हैं। बिल्कुल। और अगर आप नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्चेस यानी NBAGR की लिस्ट देखें तो उसमें भारत के हर कोने की जेनेटिक विविधता दिखती है। हाँ, मैंने वो लिस्ट देखी। मतलब उत्तराखंड के पहाड़ों की बद्री गाय से लेकर तमिलनाडु की कोडियदू बकरी और चिवाड़ू भेड़ तक। और उसमें अंडमान निकोबार की टेरेसा बकरी और निकोबारी सुअर भी शामिल हैं। इसके अलावा ओडिशा की केंद्रपाड़ा भेड़, नागालैंड का तेनेवो सुअर, असम का डूम सुअर और मणिपुर की कुनियन मुर्गी। मतलब पूरा भारत कवर हो गया है। लेकिन इन सब में मुझे एक चीज ने बहुत उलझा गया। नोट्स में एक 4-वे क्रॉस का भी जिक्र है। हाँ, डबल क्रॉस या 4-वे क्रॉस। यार, ये तो गणित का कोई डरावना सपना लग रहा है। मतलब 4 नस्लें एक साथ, ये कैसे तय होता है कि हर नस्ल के 25% जीन्स ही आए हैं? कहीं ये कोई जेनेटिक जुआ तो नहीं है? नहीं, ये जुआ नहीं है, ये बहुत सधा हुआ साइंस है। देखिए, ब्रीडर्स चारों को एक साथ ग्राइंडर में नहीं डालते। तो कैसे करते हैं? पहले वो नस्ल A और B का क्रॉस करके एक F1 संतान बनाते हैं। उसी समय पैरेलली नस्ल C और D को क्रॉस करके दूसरी F1 बनाते हैं। ओके, मतलब 2 अलग-अलग जोड़े बन गए। हाँ, और फिर अंत में इन दोनों F1 का आपस में क्रॉस कराया जाता है, जिससे जो संतान बनती है उसमें चारों नस्लों के 25-25% जीन्स होते हैं। ये तो मसालों का कोई परफेक्ट ब्लेंड बनाने जैसा हो गया। लेकिन ये मिश्रण हमेशा ऐसी स्टेबल रहता है क्या? नहीं, इसे स्टेबल रखने के लिए लगातार चेकिंग होती है। इसके लिए टेस्ट क्रॉसिंग की जाती है, जहां F1 का क्रॉस वापस किसी अप्रभावी माता पिता से कराते हैं, ताकि पता चले कि कोई छुपा हुआ खराब जीन तो नहीं आ गया। और शायद नोट्स में एक क्रिस क्रॉसिंग भी था। हाँ, सुअर पालन में वो बहुत आम है। उसमें 2 या 3 शुद्ध नस्लों के नर को बारी बारी से रोटेट करके इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हाइब्रिड विगर हमेशा बना रहे। ठीक है, तो ये तो हो गई अलग अलग नस्लों को मिलाने की बात। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। जब इंसान नस्लों की नहीं बल्कि पूरी की पूरी प्रजातियों यानी स्पीशीज की सीमाएं ही तोड़ देता है। आप इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब गाय का गाय से या सुअर का सुअर से संभोग तो समझ आता है, लेकिन 2 बिल्कुल अलग प्रजातियों को मिलाना, ये तो प्रकृति के नियमों के साथ सबसे बड़ा प्रयोग है। बिल्कुल है। और जब ऐसा होता है तो जो संतान पैदा होती है वो अक्सर बहुत अजीबोगरीब होती है, लेकिन इंसानों के लिए वो आर्थिक रूप से बहुत कीमती साबित होती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो खच्चर यानी म्यूल है ना? एकदम सही। खच्चर एक गधे यानी डंकी सायर और एक घोड़ी यानी मेयर डैम का क्रॉस होता है। हाँ, पहाड़ों पर बोझा ढोने के लिए पहाड़ी इलाकों में इनकी बहुत जरूरत होती है, घोड़े की ताकत और गधे का स्टैमिना। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है। पूछिए। अगर हम माता पिता वहीं रखें, बस भूमिका बदल दें, मतलब नर घोड़ा हो और मादा गधी हो, तो जो बच्चा पैदा होता है जिसे हिन्नी कहते हैं, वो खच्चर से कमजोर क्यों होता है? मतलब जीन्स तो आखिर घोड़ा और गधा ही दे रहे हैं ना।
हाँ, ये जेनेटिक्स का एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी पहलू है। इसे हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और मैटरनल इफेक्ट से समझ सकते हैं। मैटरनल इफेक्ट मतलब माँ का असर। हाँ, देखिए इससे बहुत फर्क पड़ता है कि कौन सा जीन माँ की तरफ से आ रहा है और कौन सा पिता की तरफ से। जब घोड़ी माँ होती है तो उसके गर्भ का जो वातावरण है वो खच्चर को बड़ा और मजबूत शरीर बनाने की पूरी आजादी देता है। ओहो, मतलब गर्भ का साइज और माहौल मैटर करता है? बिल्कुल। वहीं जब मादा गधी होती है तो उसका शरीर और उसके जीन्स हिन्नी के साइज और ताकत को एक लिमिट में बांध देते हैं। डीएनए भले ही एक जैसा हो, लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करेगा ये काफी हद तक माँ की प्रजाति पर निर्भर करता है। क्या बात है! मतलब सिर्फ जीन्स का गणित नहीं है, बल्कि वो जीन्स किसके शरीर में पल रहे हैं ये भी तय करता है कि जानवर कैसा बनेगा। एकदम सही समझे आप। अच्छा, खच्चर के अलावा नोट्स में कुछ और नाम भी हैं जो बिल्कुल किसी पौराणिक कथाओं के जादुई जानवरों जैसे लगते हैं। जैसे ज़ेब्रॉइड। हाँ, ज़ेब्रा और घोड़े का क्रॉस। और कामा, ऊंट और लामा का मिक्स। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है। और सबसे खतरनाक लगा कैटालो या बीफालो। हमारी आम गाय को एक विशालकाय अमेरिकी बाइसन के साथ क्रॉस कर दिया। देखिए, ये सब जरूरत के हिसाब से किया जाता है। ज़ेब्रॉइड का ही उदाहरण लीजिए। ट्रॉपिकल इलाकों में ज़ेब्राज में बीमारियों से बचने की गजब की ताकत होती है। हाँ, लेकिन ज़ेब्रा पर आप सवारी तो नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, वो बहुत जंगली होते हैं। इसलिए उन्हें घोड़े के साथ क्रॉस किया गया ताकि एक ऐसा जानवर मिले जो शांत भी हो और भयंकर गर्मी और बीमारियां भी झेल सके। और इसके लिए ब्रीडर्स असॉर्टेटिव मीटिंग का तरीका भी अपनाते हैं। असॉर्टेटिव मीटिंग, ये क्या होता है? ये बाहरी रूप यानी फिनोटाइप पर डिपेंड करता है। अगर आप दो सबसे विशाल जानवरों को मिलाते हैं तो वो पॉजिटिव असॉर्टेटिव मीटिंग है। और अगर एक कमजोर को एक बहुत मजबूत के साथ मिला दें ताकि कमजोरी छुप जाए, तो उसे नेगेटिव असॉर्टेटिव मीटिंग कहते हैं। समझ गया। लेकिन इन सब जादुई हाइब्रिड जानवरों के साथ एक बहुत बड़ा पेच है। खच्चर हो या हिन्नी, ये बांझ होते हैं ना? स्टेराइल होते हैं। हाँ, ये आगे प्रजनन नहीं कर सकते। तो अगर हम विकासवाद या एवोल्यूशन के चश्मे से देखें तो क्या ये जानवर एक तरह के डेड एंड नहीं है? मतलब प्रकृति तो चाहती है कि जीवन आगे बढ़े, नई पीढ़ियां आए, लेकिन इंसान एक ऐसा जीव बना रहा है जिसकी कहानी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। अगर तकनीकी रूप से देखें तो हाँ, ये विकासवाद के लिए एक डेड एंड ही है। प्रकृति तो खुद से कभी इनका निर्माण नहीं करेगी। तो फिर हम इन्हें क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इंसानों के लिए इनका प्रैक्टिकल और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। एक खच्चर सेना का जितना सामान ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों पर ढो सकता है वो कोई और जानवर नहीं कर सकता। इसलिए हम इस डेड एंड को हर पीढ़ी में जानबूझकर बार बार बनाते हैं। मतलब हम विकासवाद के लिए नहीं, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी जेनेटिक यात्रा को समेटें तो ये कितनी अजीब और दिलचस्प है। हमने इनब्रीडिंग की बंद दीवारों से शुरुआत की, जहां हम खूबियों को प्योर रखने की जिद कर रहे थे। हाँ, और फिर जब वहां घुटन हुई तो हमने आउट क्रॉसिंग और ग्रेडिंग अप के जरिए ताजी हवा का रास्ता खोला। फिर हम क्रॉस ब्रीडिंग के उस कॉम्प्लेक्स कॉकटेल में गए जहां हमने फूले त्रिवेणी जैसी शानदार नई नस्लें गढ़ी। और आखिर में हमने प्रजातियों की दीवारें ही गिरा दी, खच्चर और ज़ेब्रॉइड जैसे हाइब्रिड बना दिए। इंसान सच में अब प्रकृति के आर्किटेक्ट की भूमिका में आ चुका है। एकदम सही। हमने नेचुरल सिलेक्शन की उस करोड़ों साल वाली धीमी प्रक्रिया को बाईपास कर दिया है। अब हम खुद तय कर रहे हैं कि कौन सा जीन बचेगा और कौन सा नहीं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, और इसी ताकत के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जो मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ। सोचने वाली बात है कि जब हम जीवित प्राणियों को अपनी जरूरतों के लिए महज टूल्स या मशीनों में बदल देते हैं तो क्या लंबे समय में इसके कुछ बहुत गंभीर इकोलॉजिकल परिणाम नहीं होंगे? ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट है ना? जब हम प्रकृति के उस बारीक संतुलन को दरकिनार करके सिर्फ दूध की मात्रा या काम करने की ताकत पर फोकस करते हैं तो क्या हम किसी ऐसी चीज से छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसे हम शायद अभी पूरी तरह समझते भी नहीं हैं? वीडियो गेम में अगर कैरेक्टर बनाने में गलती हो जाए तो चलिए आप रीसेट बटन दबा देते हैं। हाँ, गेम फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन पीढ़ियों तक फैले असल जिंदगी के इस जेनेटिक खेल में क्या हमारे पास कोई रीसेट बटन है? शायद नहीं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आखिरकार खोजना ही पड़ेगा।